अस्सलाम वालेकुम। गुली चारों का शुमे मेहमानदार मुसवर बलोच या कन्नू की मराकश को शुमे मसारी गुली चारों का मर्ची में गोमरा दारी कन गए या कंचे मेहमान है कि आहाँ पाकिस्तान किन पाकिस्तान से यक साल आ कस्तरा और आहाँ कराची वती बिल्कुल चम्मा गुदीता के चों कराची देमा शुता और चों कराची अगंदना देमा देम रवि कोता और कराची तो कच्ची तब्दीली अदका एजुकेशनल लिहाजा माइशत लिहाजा बिजनेस लिहाजा और दिगे दिगे पेड़ा नाजरीन हमारे साथ आज जो है वो एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। अगर हम इनको कहें कि इनकी शख्सियत के अंदर धनक के रंग हैं तो गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ जो है ना वो ये रंग हैं और मुख्तलिफ पहलू हैं। तह दर तह है इनकी शख्सियत। हम शायद ही उनकी जो है ना वो शख्सियत के किसी एक पहलू पे या दो पहलू पे तीन पहलू पे गुफ्तगू कर सकें क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन ये है कि आज का प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो है इन्होंने अपनी जो है इब्तदाई तालीम हासिल की, मैट्रिक वखाई मेमन से किया, इंटर SMA कॉलेज से किया। फिर इन्होंने जो है अपना जो ग्रेजुएशन है वो प्रीमियर कॉलेज नाज़माबाद से किया। फिर उस दौरान एक जो है वो सहूलत थी स्टूडेंट्स के लिए कि SM कॉलेज में अगर वो लॉ कर रहे हैं तो वो अपना मास्टर भी जो है ना वो साथ साथ करते थे। तो मास्टर इन्होंने इकनॉमिक्स में किया और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। LLB इन्होंने कर लिया। आज जो है बहुत मशहूर फर्म लॉ फर्म जो मशहूर 50 फर्म में से जो है ये एक है, ख्यानी एंड ख्यानी जो है वो लॉ फर्म है। तो उसके ये CEO हैं और इन्होंने सोशल काम बहुत सारे किए। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया, वेलफेयर के बहुत सारे काम किए। इनके जो क्लास फेलोज़ में जमीलुद्दीन आली साहब, मखदूम अली ख़ान साहब जैसे लोग जो है वो जो है ना वो शामिल थे। ये एजुकेशन सेंटर एसोसिएशन यानी जो KMA का जो एजुकेशन सेंटर जो है तो एजुकेशन कमेटी उनके जो है ना उसको भी हेड करते रहे हैं इन्होंने। फिर बहुत सारे स्कूल्स KMA स्कूल्स को इन्होंने जो है ना वो चलाया, उसके अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स की। तो मतलब बिज़नेस के लिहाज से इनके वालिद साहब जो है ना एक बिज़नेसमैन रहे, फिर ये बैरिस्टर भी रहे, मतलब बैरिस्टर हैं, वकील हैं और फिर जो है ना वो मुख्तलिफ़ सोशल काम किए और रूहानी भी एक सिलसिला साथ में है। आज के हमारे मेहमान जो है कुतियाना मेमन हॉस्पिटल का भी आपने सुना होगा, मैं उसका जिक्र भी साथ साथ करता चलूँ कि उसके ये फाउंडर ट्रस्टी में से हैं। ठीक है, मतलब फाउंडर ट्रस्टी में थे तो अभी माशाल्लाह हैं। तो मतलब फाउंडर जो है वो ट्रस्टी मेंबर थे ये जो है कुतियाना मेमन। नाम इनका जो है वो मोहम्मद सिद्दीक ख्यानी। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर ठीक ठाक है? फॉर इंट्रोड्यूसिंग। सर आपका जो अभी मैंने आपको बताया आप पाकिस्तान से 1 साल छोटे हैं और फिर और 14 अगस्त को आप पैदा हुए। कैसा लगता है सर? पहले तो आप मुझे ये बताइए ये 14 अगस्त वाली पैदाइश जो है क्या फील होता है इस दिन? ऑन एवरी 14th अगस्त इट फील प्राइड कि एक अच्छे दिन पर अल्लाह ने मुझे इस मुल्क पाकिस्तान में पैदा किया। और दूसरी जो प्राइड वाली बात यह है कि कायद आज़म की बर्थ प्लेस के बिल्कुल करीब वज़ीर मेंशन के करीब मदीना मंजिल बिल्डिंग का नाम था, अब वो टूट चुकी है, नई बिल्डिंग बन गई है। बिस्मिल्लाह मस्जिद के जस्ट अपोजिट वहाँ पर मेरी रिहाइश थी। वालिदैन मेरे वहीं रहते थे, वहीं पर मैंने होश संभाला। शादी भी वहीं हुई मेरी वहाँ, यानी तकरीबन 28-30 साल तक हम वहाँ रहे। इसके बाद हमने अपनी रिहाइश तब्दील की, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते रहे। अच्छा, आपका ख़ानदान जो है पाकिस्तान में वो कब आकर आबाद हुआ? पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद 48 में, जनवरी 48 में हम लोग आए हैं और इसके बाद यहीं पर है। बिज़नेस भी जो है ना, मेरे वालिद श्रीलंका में होते थे। 1930 का रिसेशन देखा इन्होंने। मुझे ये बताया
वो कीमत बताई तो मुझे बहुत ताज्जुब होता कि लॉन्ग क्लॉथ जिसे हम लट्ठा कहते हैं, उसका पूरा थान जो है ना वो ₹1.5 का आता था, 40 गज़ का, 1930 में। 1930। और रिसेशन ऐसा था कि वो ₹1.5 का थान लेने वाले भी लोग नहीं थे, दुकानें भरी हुई थी। तो जब रिसेशन आ जाता है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो रिसेशन ख़त्म हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वार का इफ़ेक्ट भी आया, डिमांड एंड सप्लाई प्ले, फिर इसके बाद यहाँ जो है ना कीमतें बढ़नी शुरू हुई और प्रोडक्शन भी हुआ और काफ़ी लोग जो है ना, लेकिन बेरोज़गारी उस वक्त काफ़ी थी। फिर भी दौर ये था कि ₹1 रोज़ का कमाने वाला पेट भर के खाता था, पूरी फैमिली को, पूरी ख़ानदान का संभालता था। यहाँ कराची में लक्ष्मी दास स्ट्रीट पर हमारी दुकान थी, लंका स्टोर के नाम से। मेरे वालिद को श्रीलंका से, और हैदराबाद में भी जो दुकान खोली थी तो वो कोलंबो स्टोर के नाम से खोली थी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बिज़नेस में बहुत ही डीप थे, बहुत डीप थे, लेकिन सरमाए से मार खा गए। हैदराबाद दक्कन में दुकानें लुटी, बॉम्बे में लॉस हुआ, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बाद ईस्ट पाकिस्तान गए और जिस्मानी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट ये वो सब छोड़ कर आना पड़ा। फिर कराची आए और वहाँ से हैदराबाद में जाकर दुकान खोली। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, जब लिस्तानी बिल आया तो फिर जब मेमन डरपोक होता है बेसिकली, तो मार धाड़ से भाग कर फिर कराची आ गए। फिर नए सर मच्छी मियानी मार्केट में हमने दुकान खोली और वो मच्छी मार्केट में 1 से 2, 2 से 4, 5 दुकानें काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए। भाई बहनों की सबकी शादी वहीं हुई। इसके बाद फिर पढ़ाई की तरफ रुझान बहुत था, घर में नहीं था। वालिद साहब कहते थे कि बेटा मैट्रिक कर लो और कारोबार करो, लेकिन मैंने लड़ झगड़ कर LLB कर लिया। और वालिद साहब इंतकाल से पहले मैं बार बार कहता था कि मुझे वकालत करने दें, मना करते। इंतकाल से पहले जब हार्ट अटैक हुआ तो मुझे इन्होंने कहा कि बेटा जो करना हो कर लो, दुकानें बेच दो, कारोबार ख़त्म कर दो। फिर मैंने कहा कि अब्बा अब तो बहुत टाइम हो गया, मेरे यहाँ बेटी भी पैदा हो गई है। लेकिन जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो फिर जो है ना वो जरसोमा जो था वकालत का, वो फिर It means you did your LLB after your marriage? ना, प्रायर टू माई मैरिज वकालत शुरू की मैरिज के बाद। अच्छा, वकालत शुरू की मैंने। 79 में मैरिज हुई और 82 में मैंने वकालत शुरू। अच्छा, चलो ये वकालत की तरफ भी आएंगे कि उस वक्त तो कैसा माहौल था। आपने मैट्रिक जो है वो खाई मेमन से किया। आपके दौर में जो एजुकेशन का निज़ाम था कराची के अंदर वो कैसा था? टीचर्स बहुत मुखलिस थे, बहुत दिल लगा के पढ़ाते थे। ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा एक शख्स का, ग़ुलाम हुसैन खिड़की वाला, वेल नोन। और ये इतने वेल नोन के क्रिकेट से बहुत शौक़ था। इंडिया में रणजी ट्रॉफ़ी के ये एम्पायर होते थे। यहाँ पर भी जब क्रिकेट टेस्ट मैच होते थे तो स्कूल के में ये कहते थे पहले कमेंट्री सुनो, क्या स्कोर हुआ, इसके बाद हम पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाने का इतना शौक़ था, हमें डेफोडिल्स और ये नज़में जो थी मैट्रिक की, ये ख़ुद आके पढ़ाते थे हमें और झूम झूम के पढ़ाते थे। इतने अच्छे टीचर थे। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि ओखाई स्कूल का डिसिप्लिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, लेकिन इनके होते हुए किसी की मजाल नहीं थी कि कोई। इनके इंतकाल के बाद ओखाई स्कूल का वो मेरा आखिरी साल था जिस साल इनका इंतकाल हुआ। मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में किया। जिस रोज़ मेरा रिज़ल्ट आया मैं इनको बता नहीं सका, उसी रोज़ इनका विसाल हो गया। अच्छा, मैट्रिक के बाद आपने इंटर किया। इंटर आपने SM कॉलेज से किया, बड़ा मशहूर कॉलेज है SM कॉलेज। उस दौरान कॉलेज के जो तलबा थे वो क्या, मतलब उनके अंदर मेच्योरिटी का, मतलब उनकी सतह क्या थी? स्टूडेंट तो जो है ना कोई भी पीछे नहीं था, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कॉलेज का हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी की स्कूल नहीं हो सकती ओखाई से, इस इलाके में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में।
लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ भी थे। मेरे साथ जो लड़के थे इसमें से कुछ MBBS कर गए, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। एक वेल नोन आज भी मेरे टच में है, अमीन बंधानी, वो सीमेंस का जो है ना टॉप मोस्ट जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर था। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है मेरे साथ के जो लड़के थे बने, डॉक्टर बने। खमीसानी फैमिली थी, उनका लड़का जो लड़के थे वो भी काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे। ख़ुद कासिम उस्मान कांदावाला के जो बच्चे थे वो भी हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने में इतने वो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लड़कों का भी डिसिप्लिन अच्छा था। जनरली जो है ना स्कूल का मयार कुछ भी हो, डिसिप्लिन वाइज उस्ताद की इज़्ज़त, माँ बाप की इज़्ज़त, ये हमें सिखाई गई थी और उस वजह से ही आज हम कायम हैं, वरना अब तो माहौल इतना गंदा हो चुका है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जब बननी शुरू हुई, आई थिंक ये भुट्टो साहब के दौर से, हाँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स बनी, इन्होंने जो है ना वो निज़ाम तालीम को तबाह किया या ये हेल्पिंग टूल के तौर पर जो है ना? नहीं, हेल्पिंग टूल नहीं है, हेल्पिंग टूल बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। यूँ समझें ना कि जो स्टूडेंट तंजीमें थीं वो स्टूडेंट वीक को बड़े प्यारे अंदाज में मनाती थी, और ये हमारी बीमारी थी या जरासीम था हम में कि कराची के कम से कम 20 से 22 इस कॉलेजेस के स्टूडेंट वीक हम रेगुलर अटेंड करते थे हर साल। और इस्लामी जमीयत तलबा ने ये कि जो ड्रामाज वगैरह या उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया, उससे फिर जो है ना एक रिफ्ट खड़ा हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर में आती हैं, और मज़हब में भी थोड़ी बहुत जो है ना, हाँ बिल्कुल जायज़ है। आप लिमिट में, आप मज़हब की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते, उसके इंजंक्शंस को वायलेट नहीं करते तो जायज़ है, लेकिन बहरहाल वो इनका अपना मयार था। ख़ास तौर पर इस्लामी जमीयत तलबा से बज़न होने का जो पीरियड था ना, वो फॉल ऑफ ढाका था। वो हो गया जो होना था। यहाँ कराची में हम पढ़ते थे प्रीमियर कॉलेज में। सर आपने, सॉरी टू कट यू, आपने जब फॉल ऑफ ढाका कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो फॉल ऑफ ढाका से बाद की पैदाइश हूँ, जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिन्होंने इसको देखा था या जिन पर गुजरी थी, वो आप लोगों की उस वक़्त क्या कैफियत थी? मेरे वालिद कई महीनों तक नहीं सो सके, और भुट्टो को बहुत बुरा भला कहते थे, बहुत बुरा भला कहते थे कि इसने इस मुल्क को, इसी तरह और बहुत सारे लोग जो है ना। और भुट्टो ने एक जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, बहुत से गरीब ऐसे थे जो ये समझ बैठे थे कि भुट्टो की हुकूमत आएगी तो ये हमें सब कुछ दे देगी, जिस तरह इमरान खान से लोग इतनी तवक्को लेके बैठे हुए हैं कि ये सब कुछ कर देगा। ये लियारी के लोगों से आप जाके पूछें कि उन्हें क्या मिला। लियारी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज या क्वालिटी थी वो ये थी कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, बहुत प्यारे स्टूडेंट थे, बहुत आला क्वालिटी के स्टूडेंट थे। डॉक्टर्स भी वहाँ के जो थे वो बहुत आला थे, लियारी के। टीचर्स भी जो थे कॉलेजेस के, लियारी के जो थे, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, सब सुपर थे। और मेरा तो वहाँ आना जाना काफ़ी रहा। मुझे तो ये समझ में आई बात कि लियारी जो है ना, लियारी में शायद आपको याद हो कि स्ट्रीट क्लासेस होती थी, स्ट्रीट क्लासेस होती थी। वो एजुकेशन की एक जिस्ट थी, बुनियाद थी, चरसुमा जो है ना वो डाला गया था। वो सड़कों पे बैठ के रात को कोई फ़ीस नहीं लेते थे, ना कोई, बल्कि इनकरेज करते थे जो आता था उसको। इतना अच्छा माहौल था कराची का, इतना अच्छा माहौल था। कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम लियारी के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कभी हमें ये महसूस नहीं होता था कि हम सिंधियों के साथ बैठे हुए हैं, कभी ये महसूस नहीं होता था कि हम पंजाबियों के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो नफ़रत आई ना,
नफ़रत आई, बिल्कुल वक्फ़ा होने वाला है, इसी यहीं से शुरू करेंगे कि नफ़रत कैसे आई, ये मोहब्बतें नफ़रतों में कैसे तब्दील होगी, ये इत्तेहाद जो है वो तफरीक में कैसे तब्दील हो गया, इस पे बात करेंगे वक्फ़े के बाद। गुली चारू का वादे बुता गुंडे ओश्ते ओश्ताज पद्म शुमन पदा सारी भी है जमर